कप्तान कोहली की टीम में वापसी, चोटिल सिराज की जगह उमेश यादव टीम में। और 2 साल बाद देश में बैडमिंटन के टूर्नामेंट इंडिया ओपन की वापसी, आज से शुरू हुआ प्रतियोगिता का रोमांच। पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत संभालेंगे भारतीय बागडोर। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने नए दिशा निर्देशों के तहत फिलहाल सभी निजी दफ्तरों को बंद करने का आदेश दिया है। केवल आवश्यक सेवा से जुड़े दफ्तरों को खोलने की इजाजत होगी। इस आदेश के बाद स्पष्ट है कि दिल्ली में अब निजी दफ्तरों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ही कर सकेंगे। साथ ही सभी बार और रेस्तरां को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। रेस्तरां में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन खाना पैक करके ले जाने की अनुमति जारी रहेगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये राहत की बात है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,68,063 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इससे एक दिन पहले देश भर में कोरोना संक्रमण के 1,79,723 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में 69,959 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8,21,446 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.36% है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 4,461 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1,711 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,247 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जबकि राजस्थान में अब तक 645 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन से अब तक 546 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं कर्नाटक में 479, केरल में 350, उत्तर प्रदेश में 275 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। और आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता ग्रीश निशाना से। जी ग्रीश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जो आदेश जारी हुए हैं उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि जो निजी दफ्तर हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और उनके जो लोग हैं वो घर पर ही रहकर काम करेंगे। इसके अलावा और किस तरह की गाइडलाइंस आई हैं? ग्रीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है ग्रीश से हमारी बातचीत इस वक्त नहीं हो पाएगी। फिलहाल उनसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 92,07,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 152.89 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में 67% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। और आइए इस बारे में फिर से बात करने की कोशिश करते हैं अपने संवाददाता ग्रीश निशाना से। जी ग्रीश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गाइडलाइंस आ चुकी हैं डीडीएमए की और उन्होंने हमें बताया है कि जो निजी ऑफिसेज हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर पर ही रहकर काम करेंगे। और किस तरह की गाइडलाइंस आई हैं, लोगों को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने अपने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें साफ कहा है कि जितने भी प्राइवेट ऑफिस हैं, जितने भी निजी कार्यालय हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे और जो उनके कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, क्योंकि जो बहुत ही अनिवार्य हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन से हों
चाहे उससे जुड़े हुए अन्य जो बहुत ही जरूरी कार्य वो हैं ऑफिस हैं वही खोले जाएंगे। लेकिन डीडीएमए ने साफ कहा है कि जितने भी प्राइवेट कार्यालय हैं, निजी कार्यालय हैं, वो पूरी तरह से दिल्ली के अंदर बंद रहेंगे। उनके जो कर्मचारी हैं वो केवल वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। कल की अगर बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 25% संक्रमण दर थी, तो कहीं ना कहीं हर चौथा व्यक्ति दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमित हो रहा है। इसे देखते हुए डीडीएमए ने कल अनिल बैजल जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनकी अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की थी, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर फिलहाल जो निजी कार्यालय हैं उनको बंद रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो रेस्टोरेंट थे वो फिलहाल खोले हुए थे, जिसमें 50% क्षमता के साथ वहां बैठ के खाने की अनुमति थी। अभी वहां पर रेस्टोरेंट को और बार को अभी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अब रेस्टोरेंट से केवल जो लोग हैं केवल पैक हुआ खाना ही लेके जा सकते हैं। होम डिलीवरी की व्यवस्था वहां से रहेगी। और फिलहाल डीडीएमए की गाइडलाइन में ये कहा गया है कि निजी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे, बार और रेस्टोरेंट को भी बंद किया गया है। लेकिन जो अपना रेस्टोरेंट है वहां पर लोग वहां से जो पैक खाना है वो लेके जा सकते हैं, और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है वो होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, अगर इस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, खासतौर से अगर हम यहाँ बात करें आवश्यक सेवा से जो जुड़े दफ्तर हैं वही खुले रहेंगे, बाकी जो दफ्तर हैं, जो निजी दफ्तर हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। और जो जिस तरह से आपने अभी बताया कि खाने को पैक करके ले जाने की सुविधा होगी, लेकिन वहां बैठकर खाना खाने के लिए मनाही होगी। मेरे ख्याल से अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, अगर इस तरह की गाइडलाइंस पे लोग खुद भी आगे आकर अमल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि खास तौर पर डीडीएमए ने साफ कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अंदर जो अपने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। डीडीएमए की जो एक्ट हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए खास तौर पर दिल्ली के अंदर जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर हैं वो निगरानी बनाए रखे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो निगरानी बनाए रखे हुए हैं, और खास तौर पर जितने भी दिल्ली के अंदर जिला अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको कहा गया है कि वो इस पर पूरी तरह से निगरानी रखें, और जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं लोग उसका सख्ती से पालन करें, और ताकि ये जो जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर संक्रमण दर फैल रही है उस पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम इस तरह की पाबंदियों का पालन सही तरह से कर पाते हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं हम बेदार होते हैं, तभी हम जाकर जो कोरोना है इसको हम काफ़ी हद तक दूर भगा सकते हैं, और सतर्क रहने की यहाँ बेहद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरीश, और इस तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं इस बारे में, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र से बात करते हैं। नितेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 67% जो दोनों डोजेज हैं वो कल दी जा चुकी है, यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धता है ये भी भारत की। निश्चित तौर पे देखिए, टीकाकरण अभियान बहुत तेज गति से भारत चला रहा है और 152 करोड़ डोज अब तक दिया जा चुका है, जिसमें करीब 92% जो वयस्क आबादी है उनको पहली डोज लग चुकी है, और 67% 67% जो वयस्क आबादी है उनको दोनों डोज लग चुकी है, यानी कि उनको पूरी तरीके से टीकाकरण कर दिया गया है। तो अगर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हम देखें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यहाँ तक कि रूस और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनसे कहीं बेहतर कंडीशंस में भारत है, और भारत ने बहुत ज्यादा टीकाकरण किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश की आबादी बहुत बड़ी है, भौगोलिक क्षेत्र हमारा बहुत व्यापक है, और अलग अलग किस्म का है, जहाँ पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, नदियां भी हैं, और बर्फीली इलाके भी हैं। वहां पर भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी जाकर के टीकाकरण अभियान को चला रहे हैं, और हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं। उन इलाकों तक कोशिश की जा रही है पहुंचने की जहां पर आखिरी व्यक्ति रहता हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया, और 67% वैक्सीनेशन छोटी बात नहीं है। प्रिकॉशन डोज देने की भी शुरुआत हो गई है, उसमें भी 12 लाख से अधिक लोगों का अब तक टीकाकरण किया जा चुका है, और 15 साल से 17 साल की उम्र के भी करीब करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा
जो किशोर है उनका भी वैक्सीनेशन हो चुका है। बिल्कुल नितेंद्र, अभी जैसे कि आपने बताया कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण बेशक किया जा रहा है और काफ़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे कि अक्सर लोग बात भी करते हुए नजर आते हैं कि क्या बच्चों का जो टीकाकरण है वो किसी भी सेंटर में जाके कराया जा सकता है या बच्चों के लिए कोई खास सेंटर बनाए गए हैं? देखिए, टीकाकरण जहां भी हो रहा है वहां पर बच्चों के लिए अलग से सेंटर बनाया गया। वहीं पर वहां पर आप देख सकते हैं कि जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन हो रहा है, और ठीक उसी के बगल में अलग एक साइट बनाया गया है जहां पर 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था की गई। उसके पीछे कारण ये है कि मिसमैच नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, और जो बच्चे जाए उनको भी आराम से, उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़े और उनको बहुत आसान तरीके से टीकाकरण हो जाए। साथ ही साथ जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं उनका भी टीकाकरण बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए अलग अलग ये व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, खासतौर से जो दूसरी बीमारियों से भी ग्रस्त हैं, उनके लिए भी टीकाकरण अभियान काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। उनके लिए भी क्या कोई और गाइडलाइंस भी आई हुई है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो कई ऐसे लोग हैं जहां पे जिन्होंने अभी पहली वैक्सीन के डोज नहीं ली। बहुत ऐसे करीब लोग हैं 30% के आसपास जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है, ड्यू है। 12 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनकी दूसरी डोज ड्यू है। तो वो लोग जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें, इसके लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसके लिए उनको बताया भी जा रहा है। साथ ही साथ प्रिकॉशन डोज भी अब शुरू हो गया 10 तारीख से। तो जो लोग 2 डोज ले चुके हैं और उनका 9 महीना पूरा हो गया है, वो प्रिकॉशन डोज भी 60 साल से अधिक उम्र के जिनको कई दूसरी गंभीर बीमारी अपने डॉक्टर की सलाह से वो भी टीकाकरण करा रहे हैं। तो हर तरह की व्यवस्था की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि सब लोग वैक्सीनेट जल्द से जल्द हो जाए। इसके लिए तमाम माध्यमों से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और सरकार अपील भी कर रही है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो काफी तेज गति से संक्रमण फैला रहा है। और टीका वैक्सीन एक ऐसा हमारा हथियार है जिससे अगर बीमारी की गंभीरता से वो बचाता है और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाता है। अब तक की जितना डाटा देखा गया है कि अगर हम देखें ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी, तो बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी। सब लोग घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। उसमें एक बड़ा जो पॉपुलेशन को ये देखा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनमें बीमारी की गंभीरता बहुत कम है और 2 से 3 दिन में वो ठीक हो जा रहे हैं। तो वैक्सीन इतना हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए वैक्सीन जरूर लें। जो लोग अभी छूट गए हैं उनको वैक्सीन अपने सेंटर पे आसपास, घर के आसपास है, वहां जाकर ले। और प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन किया था युवाओं से कि अगर उनके घर के आसपास कोई वैक्सीन से वंचित है उनको जरूर प्रोत्साहित करें कि वो वैक्सीन लें। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि वाकई 67% आबादी को दोनों डोज लग चुकी हैं और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रिकॉशनरी जो डोज थी लगाने का ऐलान भी किया था। और नितेंद्र, इस वक्त हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, सीधे इस वक्त लिए चलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में और आपको बता दें कि गौरव भाटिया इस वक्त ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और जो बिंदु आज इस प्रेस वार्ता में उठाने जा रहा हूं, ये बिंदु बेहद ही गंभीर है। आज कई मीडिया चैनल्स पे भी और न्यूज़पेपर में एक खबर आई और ये खबर कुछ बड़े सवाल खड़े करती है। ये खबर है कि संजय भंडारी, जो कि हम सब जानते हैं रॉबर्ट वाड्रा के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2 जिस्म एक जान है। ये लंदन में एक मुकदमा दायर करते हैं और ये जो मुकदमा है इसमें इन्होंने खुद शपथ पत्र दे के स्वीकारा है कि 2011 में
इनका और एक थेल्स कंपनी है जो लड़ाकू विमान होते हैं उसके अपग्रेड के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए वो कार्य करती है। और बड़ी विचित्र बात है कि ये मुकदमा दायर होता है तो ये वहां कहते हैं कि जो करार संजय भंडारी और थेल्स कंपनी में हुआ है उसमें करीब करीब 170 करोड़ रुपए की रिश्वत संजय भंडारी को मिलनी थी, और जो तथ्य सामने आए हैं उसमें 75 करोड़ इन्हें मिल गए हैं यूपीए सरकार के समय में, और करीब 90 से 95 करोड़ वो रिश्वत इन्हें नहीं मिली है। ये इसलिए चिंताजनक है क्योंकि एक वाक्य में ये जो खबर आई है उससे पढ़ देता हूं, and I am quoting from this news which says, quote, Mr. Bhandari alleges that from 2008 he helped Thales sell the upgrade of Mirage jets by facilitating a meeting with a senior Indian official. The contract was signed in 2011. यह सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा सौदे हुए, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई, and the NDA BJP government has a policy of zero tolerance for corruption. लेकिन इस न्यूज के आने के बाद अब ये पता चल गया है कहीं भी भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस पार्टी का तार है, कहीं भी भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस पार्टी का तार है। और ये जो ब्रोकर कमीशन खोरी का कल्चर है, ये कांग्रेस पार्टी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि वो रक्षा सौदों में भी कमीशन खोरी करते थे। भ्रष्टाचार यूपीए कांग्रेस सरकार में कूट कूट के भरा हुआ है। और फर्क ये आया है कि हम सब जानते हैं ये जो संजय भंडारी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के खासम खास हैं, उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही शुरू करी है। और ये खुलासा तब हो रहा है जब इसमें जो फाइनल हियरिंग है एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स में लंदन की कोर्ट में, ये इसी वर्ष फरवरी में होनी है। आज ये सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो उनकी प्राथमिकता अपनी तिजोरी भरना क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जवान हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे होते हैं तो ये वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे होते हैं? यह भी दुखद है कि ये जो 75 करोड़ रुपए घूस दी गई संजय भंडारी को, ये कुछ कंपनियों का एक जाल बुना गया, जो कंपनियां मिडिल ईस्ट और दुबई में हैं,
थेल्स पेमेंट करती है इन कंपनियों को, और उसके बाद संजय भंडारी के कहने पे एक और शेल कंपनी को एक बड़ी किश्त इस रिश्वत की दी जाती है। आज देश ये सवाल पूछ रहा है, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, आप इस पे अपनी चुप्पी तोड़िए। ये हम सब जानते हैं, 42 स्क्वाड्रन हमारी वायुसेना के 33 हो गए। 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लड़ाकू विमान नहीं आए। अगर विमानों का आधुनिकीकरण होना था तो उसमें भी रिश्वतखोरी, कमीशन ली जा रही थी, और यह सौदा 2.4 बिलियन यूरोज, लगभग 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का था। अभी आप देख रहे थे बीजेपी की प्रेस वार्ता, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया बता रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा हेलीकॉप्टर घपले में शामिल थे। 175 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और संजय भंडारी को ये रिश्वत दी गई थी। कांग्रेस को उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा सौदों में भी कमीशन लिया करती थी कांग्रेस पार्टी, और संजय भंडारी रॉबर्ट वाड्रा बेहद करीबी भी हैं और उनका मकसद अपनी तिजोरियों को भरना है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्होंने इस पर जवाब मांगा है, चुप्पी तोड़ने को कहा है, और कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता है उसमें कभी विमान आए ही नहीं। ये प्रेस वार्ता थी बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया कर रहे थे। फिलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद परिसर में वैक्सीनेशन फैसिलिटी और कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के इंतजामों का मुआयना किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में वैक्सीनेशन फैसिलिटी का जायजा लेने के बाद कहा कि कोरोना टीकाकरण का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संसद के कई कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, लेकिन अभी सभी स्वस्थ हैं और आने वाले बजट सत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुझे आशा है कि हम इस कोरोना संक्रमण की स्थिति के देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी भी सुरक्षित रहें, हमारे माननीय सदस्य भी अपने संवैधानिक दायित्वों का ठीक से पालन कर सकें। इसके लिए संसद सारी व्यवस्थाओं को लेकर जुटी है। माननीय उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और मेरी चर्चा हुई है। हमने दोनों सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि सारी व्यवस्थाओं को देखें और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए आवश्यक इंतजाम करें। कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नई दिल्ली में आज कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक ली। उन्होंने इस वर्ग में आने वाले सभी नागरिकों से कोरोना के एहतियाती खुराक लेने की अपील की। किसी तरह के हॉरर की ज़रूरत नहीं है, होप की ज़रूरत है। किसी तरह से भय की ज़रूरत नहीं है, भरोसे की ज़रूरत है। हमारे सामने ये चुनौती है। इस चुनौती को भी जो हम समाज का संयम है, समाज की सावधानी है, समाज का संकल्प है और सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधा और संसाधन है, उससे हम इस चुनौती से भी विजय हासिल करेंगे। और जिनको भी जो एलिजिबल हैं उन्हें प्रिकॉशन डोज की जिनको ज़रूरत है उन्हें प्रिकॉशन डोज भी लेनी चाहिए। प्रिवेंशन के लिए जो भी प्रयास हैं वो करने चाहिए और मुझे लगता है कि हम जल्द ही इससे बाहर निकलेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक ली।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार रोजाना नए कदम उठा रही है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना मरीजों के संपर्क में आए गंभीर बीमारी या ज्यादा उम्र वाले लोगों को जांच की जरूरत नहीं होगी। लक्षण वाले मरीजों की जल्द से जल्द पहचान करने के लिए उनकी जांच की जाएगी। पृथकवास में भेजने के साथ इलाज भी किया जाएगा। दूसरे राज्यों में यात्रा करने वाले लोगों को अब टेस्ट कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी और केवल विदेश यात्रा करने वाले या विदेश से आने वाले लोगों की जांच होगी। डॉक्टरों की अनुशंसा पर ही अब मरीजों की जांच की जा सकेगी। कोरोना मरीज एक हफ्ते में एक ही बार अपना टेस्ट करा सकेगा और ठीक होने के बाद भी कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। तो ये कोरोना जांच पर नए दिशा निर्देश थे। अगली खबर देखते हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड बेड पर्याप्त संख्या में हैं। अभी भी बहुत बेड खाली हैं। इस बार ज्यादातर मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर SV आर्य ने कहा कि हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और नर्सेस हैं। सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या और बेड्स की ऑक्सीजन बेड्स या ICU बेड्स पर्याप्त मात्रा में है, कोई भी संतोषजनक मात्रा में है और इसमें कोई भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि समय पे अपने प्रथम, द्वितीय या इवन प्रिकॉशन डोज जिसका जो एलिजिबिलिटी बन रही है वो इस सुरक्षा कवच का जरूर प्रयोग करें और अपने को लगाएं। ये देखा गया है कि जो लोग ये वैक्सीनेटेड हैं उसमें इन सिम्टम्स की जो है मात्रा भी कम है और जल्दी ही ये बीमारी से मुक्त भी हो जा रहे हैं। ईश्वर की कृपा से इस वाले संक्रमण में ज्यादातर केसेस जो हैं वो माइल्ड हैं और उनको अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ रही है और ICU बेड्स या ऑक्सीजन की आवश्यकताएं भी बहुत कम है। जो कुछ कम संख्या में मरीज भर्ती भी हो रहे हैं उनमें या तो उनकी उम्र ज्यादा है या कोमॉर्बिडिटीज से और कोमॉर्बिडिटीज जैसे कैंसर या लंबी बीमारियों की वजह से ग्रसित है, उनमें दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। कोरोना के मामूली लक्षण का कई मरीज घर पर ही रहकर इलाज करने में सफल हो रहे हैं। गुरुग्राम मैक्स अस्पताल में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट नीलकमल कोरोना संक्रमित हुई थी। इन्हें कोरोना के मामूली लक्षण थे। नीलकमल होम आइसोलेशन में रहकर भी ठीक हो गई हैं। लास्ट वीक मुझे कुछ सिम्टम्स आए, सर्दी, जुकाम, बुखार और बदन दर्द और सर दर्द। तो मैंने जब डॉक्टर को कंसल्ट किया और RT-PCR टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। मैंने तुरंत वीडियो कॉल पे डॉक्टर को फिर से कंसल्ट करके और उनकी जो एडवाइस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने होम आइसोलेशन पे अपने आप को रखा और उनकी जो भी एडवाइस थी, स्टीम इनहेलेशन और बाकी दवाइयाँ, वो सब मैंने खाई। अब ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है और मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ और इस बार कुछ ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और सब लोग बहुत जल्दी से ठीक होकर के वापस काम पे जा रहे हैं। और केरल सरकार ने राज्य में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। शादी समारोह तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। बैठक समारोह या अन्य आयोजन मुख्य रूप से ऑनलाइन आयोजित होंगे। 15 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को कोविड रोधी टीका लगाने का काम इसी सप्ताह पूरा करने का फैसला लिया गया है। राज्य में स्कूल और कॉलेज अब बंद नहीं रहेंगे। ये फैसले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में कल हुई कोविड समीक्षा बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान व्यापक रूप से चलाया जाना चाहिए। इस बीच केरल में 17 और लोगों में कल ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। अब राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 345 हो गई है। केरल में कल 5,797 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 19 लोगों की मौत हुई। इसे मिलाकर कोविड संक्रमण से मरने वालों की संख्या 49,757 हो गई है। कल 2,796 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए। राज्य में इस समय 37,736 मरीजों का उपचार चल रहा है।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में गिरावट देखने को मिली है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कुल 33,470 नए मरीज मिले, जबकि इससे एक दिन पहले 44,388 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में बीते दिन 8 मरीजों की मौत हुई है। वहीं ओमिक्रॉन के 31 संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 1,247 हो गई है, जबकि 467 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी नए कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले दिनों की तुलना में गिरावट आई। कल मुंबई में 13,648 नए मरीज मिले और 5 की मृत्यु हो गई। मुंबई वासियों के लिए फिलहाल ये राहत की बात है। कोविड उपचार के प्रोटोकॉल पर आज एम्स में चौथी वेबिनार आयोजित की गई, जिसमें देश भर के 125 डॉक्टर्स जुड़े। वेबिनार में राज्यों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और IMA के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस वेबिनार का मकसद कोविड उपचार के राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को सही तरीके से उपयोग करना है, ताकि पूरे देश में कोविड का सही रूप में इलाज हो सके और देश भर के डॉक्टर्स इसके इलाज में उपयोग कर सकें। एम्स में कोविड मरीजों का इलाज कराने वाले चिकित्सक भी इस वेबिनार में शामिल थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों ने कोरोना के इलाज के अनुभवों को देश भर के डॉक्टरों के साथ साझा किया। गौरतलब है कि कोरोना के दूसरी लहर के दौरान चिकित्सक ऐसी दवाएं लिख रहे थे जो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं थीं। ये भी देखने में आया कि लोग बेवजह बिना आवश्यकता के दवाओं को खरीद कर रख रहे हैं। आज के वेबिनार का टॉपिक था कोरोना होने पर मरीज को मोनोक्लोनल ड्रग देना चाहिए या नहीं। As far as patients who are mild or asymptomatic, we have the classical red flag signs which we also discussed in terms of falling oxygen saturation, high grade fever persisting, becoming drowsy or non-responsive, and things like that. And in those cases, both from the point of view of investigation and from the point of view of admission, that needs to be considered, because these are the patients who can deteriorate. You need to have a better evaluation, both from the point of view of severity of COVID and the fact that you're not missing out on something which may also be present. You may have a complication which may be there, which is causing the worsening of these patients. And that's why the evaluation is required. Now, in the higher risk group, those who have associated comorbidities or the elderly, you should have a little bit lower threshold. And here you may be justified at times to get some tests done, even if they are showing a slight deterioration, which may not be that much. वाराणसी में भी 11 और 12 क्लासेस के छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाने की योजना के तहत 2 दिन स्कूलों में ही वैक्सीन लगाई जा रही है। स्कूलों ने वैक्सीन लगाने के लिए अच्छी व्यवस्था की है तथा स्कूल प्रशासन का कहना है कि जो छात्र स्कूल के बाहर वैक्सीन लगवाते हैं वे स्कूल में वैक्सीन लगाने का सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। ऐसे ही एक स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह ने और छात्रों से भी बातचीत की। आज स्कूलों में व्यवस्था है आज और कल 11वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों बच्चियों किशोर किशोरियों को टीकाकरण का। इन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सेंट जॉन्स स्कूल में मैं हूं इस समय और ये बच्चे जो बताएंगे कि वैक्सीनेशन कराना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और आपके लिए। वैक्सीनेशन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में कोरोना की बहुत पीक पे पहुँच रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अभी हमारा फर्स्ट डोज हुआ है, अगले महीने हमारा सेकंड डोज भी हो जाएगा। मैंने वैक्सीनेशन इसलिए लगवाया क्योंकि सबको प्रोटेक्शन से मतलब ज़रूरत है। सिर्फ मास्क और हैंड वॉश और सैनिटाइज़र लगाने से कुछ नहीं होता, सबको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए और हम लोग अब एलिजिबल हो चुके हैं, क्योंकि अभी 15 to 17 तक के बच्चे एलिजिबल हैं, तो हम लोग एलिजिबल हैं और इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि अपने को प्रोटेक्शन चाहिए कोविड से। As soon as I heard that Modi government announced that we can get vaccine, I was very keen to get it, and now I have got the first dose, and I have to give many exams and second semester board exams, so it is very important for me to get the vaccine, and I have now finally got it, and now I can be a little assured that I am more safe. फादर वाइस प्रिंसिपल हैं सेंट जॉन्स स्कूल के। फादर, ये क्या व्यवस्था आपने की है और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन के लिए? Sorry, especially according to the request of the government, we St. John's School DLW have arranged for the vaccination program for 3 days, especially for the students of 9th, 10th, 11th, 12th.
especially above the age of 15. So first when they come for the vaccination, they have to vaccinate before entering the class. Then they have to meet the teachers. Then after that, after giving the names, so they are asked to go for the vaccination. So here what we have seen, parents and students are very cooperative. They are coming for the vaccination, and those students who are vaccinated outside, so they are requested to submit the certificates to the teachers. So this is what we have been doing. देखिए, स्कूल प्रशासन ने कहा कि जो बच्चे बाहर अगर वैक्सीनेट हो जा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट ले आके स्कूल में देंगे, और इसके अलावा पेरेंट्स भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन में। अब देखने में यह है कि पेरेंट्स भी उतने ही जागरूक हैं और स्टूडेंट्स भी उत्साह में हैं, जागरूकता है उनके अंदर। स्कूल प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हिरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली भाजपा मुख्यालय में प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश संगठन महामंत्री, सुनील बंसल बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़ रहे हैं। बैठक में यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की भी मौजूद हैं। बीजेपी महासचिव संगठन BL संतोष भी बैठक में इस वक्त शामिल हैं। और हेलीकॉप्टर घोटाले में एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा के करीबी का नाम आया है और भाजपा की आज की बैठक पर और बातचीत करते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, जैसा कि अभी हमने देखा कि थोड़ी ही देर पहले भाजपा की एक प्रेस वार्ता हुई थी जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा था हेलीकॉप्टर घोटाले में। पूरी बात हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, संजय भंडारी जिनका नाम बहुत चर्चा में था और जिनके प्रत्यार्पण के लिए बीजेपी सरकार ने प्रयास भी किया था। दरअसल लंदन में उन्होंने एक मुकदमा उनकी तरफ से किया गया जिसमें एक फर्म का नाम लिया गया और कहा गया कि 170 करोड़ रुपए उनकी देनदारी उस फर्म की बनती थी उनके प्रति, और ये रिश्वत का पैसा है 170 करोड़ रुपए जो एक डील के तहत मिलना था, जिसमें 75 करोड़ रुपए ही सिर्फ उन्हें मिले हैं, यानी 75 करोड़ रुपए उन्हें मिल चुके हैं और बाकी 90-95 करोड़ रुपए अभी बकाया है। उससे ये मामला फिर से सामने आया है कि यूपीए सरकार के दौरान जब एक डिफेंस डील की चर्चा थी तब ये आरोप लगा था जिसमें संजय भंडारी का नाम एक दलाल के तौर पर सामने आया था और संजय भंडारी के रिश्ते रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े थे और ये कहा गया था कि बहुत घनिष्ठ मित्र हैं रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी। अब जब ये फिर से खुलासा हुआ है, चर्चा में सामने आया है, तो ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठाया है, आरोप लगाया है और एक बार फिर कहा है कि ये दिखाता है कि यूपीए के समय के दौरान दरअसल डिफेंस की जो डील हुआ करती थी उसमें किस तरह से घोटाला और कमीशनबाजी हुआ करती थी और कमीशनबाजी कांग्रेस एक तरह से एक दूसरे के पर्याय थे। जबकि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 में केंद्र में सत्ता में आए तब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी सरकार और सरकार के बीच बातचीत होकर डील हो रही है और पूरी पारदर्शिता से ये ऐसा हो रहा है। अब इस तरह एक तरह से देखें तो बीजेपी की सरकार आने के बाद जब एक पारदर्शी तरीके से डील हो रही है तो ऐसे जो तमाम पुराने जो मामले हैं वो जब सामने आते हैं तब ये सामने आता है कि यूपीए के समय में दरअसल इस तरह की डील होती थी जिसमें कमीशनबाजी की बात होती थी, कमीशन लिए दिए जाते थे और वो रह रहकर सामने आता है। इस नए खुलासे में एक बार फिर संजय भंडारी के जरिए बीजेपी ने निशाना साधा है रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी पर और सवाल पूछे हैं गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर घोटाले में अब देखा जाए तो कांग्रेस का नाम बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है, खासतौर से रॉबर्ट वाड्रा, और देखा जाए तो संजय भंडारी का नाम भी, जो उनकी जो मित्रता है वो भी निकलकर सामने आ रही है और जो कमीशन इन्होंने लिया था, जो भ्रष्टाचार हुआ था, वो भी सब कुछ साफ हो गया है। तो अब आगे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की कदम हो सकता है? ये देखिए, ये बहुत ही लंबे समय से एक चर्चा वाला मामला है और उसमें रह रहकर ये बात सामने आती रही कि ये जो डील हुई थी जिसमें
जब ये कहा गया कि जिस वक्त इस बात की ज़रूरत ज़्यादा थी कि जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी जाए, बजाय उस पर ध्यान देने के यूपीए के समय पर वीवीआईपी चॉपर खरीदने पर ज़्यादा जोर था। चूंकि उस डील में कमीशनबाजी के आरोप लग रहे थे, कमीशन मिलना था कुछ बड़े लोगों के, और उसका एक तरह से देखें वो रिश्ते कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं से जुड़ते थे। तो ऐसे में कांग्रेस के समय में कमीशनबाजी होती थी, ये बीजेपी लगातार इस बात को सामने रखती रही जब भी इस तरह के तथ्य सामने आते हैं। और हम जानते हैं कि डिफेंस डील में बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि यूपीए सरकार के दौरान या उससे पहले जब कांग्रेस की शासन रही है तब डिफेंस डील में भ्रष्टाचार के मामले उठते रहे, जबकि जब अब मोदी सरकार जब सत्ता में आई तब किस तरह से पारदर्शी तरीके से तमाम डिफेंस डील हुई है, सरकार और सरकार के बीच बातचीत, जिसमें जो एक पहले जो आरोप लगते थे या पहले जिस तरह से कमीशनबाजी की चर्चाएं होती थी वो अब मोदी सरकार आने के बाद खत्म हुई। तो दरअसल ये एक कांग्रेस पर निशाना साधने का एक बहाना भी है और एक मौका भी मिला है बीजेपी को इस नए तथ्य के सामने, जब लंदन में ये मामला सामने आया कि खुद संजय भंडारी की तरफ से ये कहा गया कि एक फर्म से जो बकाया पैसा मिलना था वो पैसा उन्हें नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के जरिए प्रियंका गांधी को बीजेपी निशाने पर ले रही है इस नए खुलासे और नए तथ्य के सामने आने के बाद, जो मीडिया में हम कई जगह छपा जवाब भी मांगा गया है, आज चलाया भी। बिल्कुल। और शैलेंद्र, यूपी चुनाव के पहले चरण को लेकर भाजपा की दिल्ली में बैठक भी हो रही है, तो किस तरह की हिकमत अमली हो सकती है या कोई लिस्ट भी जारी की जा सकती है? ये देखिए, लिस्ट की आज कोई ऐसी बात नहीं है कि आज लिस्ट जारी होगी, क्योंकि बीजेपी में जो भी उम्मीदवारों की सूची है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी होती है, जो 13 तारीख को शाम को संभावित है। तो ऐसे में जो सूची है वो 14 तारीख को आ सकती है, पहले 2 चरणों की उत्तर प्रदेश को लेकर। लेकिन हम जानते हैं कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और प्रदेश के तमाम नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल जो प्रदेश महामंत्री हैं, इसके साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री वो दिल्ली आए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ और तमाम बीजेपी नेताओं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष के साथ एक मैराथन बैठक कोर ग्रुप की जारी है, जिसमें वर्चुअल तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी जुड़े। तो दरअसल ये 13 तारीख से पहले की कवायद है, एक अंतिम रूप तमाम कम से कम 2 चरणों के लिए बीजेपी दे देना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना है, चाहे वो चुनाव प्रचार अभियान को लेकर हो, क्योंकि कोरोना के प्रोटोकॉल के चलते हम जानते हैं कि बड़ी रैलियां और बड़े जो सभाएं हैं वो फिलहाल चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा रखी है। किन माध्यमों से, डिजिटल माध्यमों से किस तरह से प्रचार आगे बढ़ाना है, इन सब रणनीति पर एक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट भी कटने हैं। और हमने देखा है कि उस आशंका से कुछ विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी जा भी रहे हैं। तो ऐसे में इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है, जो फीडबैक मिला है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ विधायकों का टिकट काटना जरूरी है, क्योंकि उनके खिलाफ एक तरह से नाराजगी है जनता में या उनके चुनाव क्षेत्र में। तो ऐसे में इन सब मुद्दों और पहलुओं पर भी ये चर्चा इस कोर ग्रुप में हो रही होगी, ऐसा माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल शैलेंद्र, प्रत्याशियों को लेकर सोमवार को भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की लखनऊ में भी एक बैठक हुई थी, जिनमें कई नामों का प्रस्ताव भी किया गया था और प्रत्याशियों पर कई तरह की बात भी हुई थी। बिल्कुल, हम जानते हैं कि बीजेपी की एक परंपरा है, पहले जिला स्तर पर नाम आता है क्षेत्रीय कार्यालय, और क्षेत्रीय कार्यालय से वो प्रदेश कार्यालय आता है, जिसमें प्रदेश चुनाव समिति में विचार होता है। 24 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति की ऐलान किया गया था, उसकी पहली बैठक सोमवार को हुई और उसके बाद आज तमाम नेता दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने। तो दरअसल केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक के सामने नाम रखने से पहले ये पहले की कवायद है, जिसमें एक तरह से देखें सीटवार कम से कम पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर विशेष तौर पर चर्चा हो रही है, ऐसा माना जा रहा है, जिससे केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जब नाम जाए तब तक सब कुछ तय हो चुका हो कि कहाँ से किस सीट से किस नेता को उम्मीदवार बनाया जाना सबसे बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने पर अंतिम फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकेत दे चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव
लड़ सकते हैं अगर पार्टी ये फैसला करेगी। साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री के आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और तमाम नेता हैं, स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, क्या उन्हें बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी? बिल्कुल, तमाम चर्चाएं हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, कई अहम ऐसे बिंदु हैं जिन पर बातचीत, ग्रुप में फैसला हो रहा होगा, कई अहम बिंदुओं पर बात होगी। आप अपनी नजर बनाए रखें, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपसे और मालूमात भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम मालूमात के लिए। फिलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में भाजपा कोर समिति की बैठक से पहले कहा कि भाजपा 2022 के चुनाव में विपक्ष को करारा जवाब देगी। जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव के धर्म पर दिए गए बयान पर उनसे माफी मांगने को कहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है। और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने में जी जान से जुटी हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ दल बदल की खबरें भी तेज होती जा रही हैं। भाजपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही वे सपा छोड़कर भाजपा में आए थे। इससे पहले वे बीएसपी सरकार में मंत्री भी रहे थे और फिर मायावती को छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। दल बदल स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफर का एक हिस्सा रहा है और अपने राजनीतिक जीवन में एक पार्टी से दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी का रुख करते रहे हैं। पंजाब से कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोशा, अमृतसर के पूर्व पार्षद धर्मवीर सरीन और पंत रत्न जत्थेदार गुरुचरण सिंह तोहरा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष कंवर सिंह टोथा आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। ये सभी नेता वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरदीप सिंह पुरी और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। पंजाब में विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। सभी पार्टियां जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं। भाजपा नेता हरदीप सिंह ने कहा कि पंजाब में इस बार राजनीतिक दलों के बीच 5 कोणीय मुकाबला होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार पंजाब विधानसभा में भाजपा शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है पंजाब में और उस सिचुएशन में मैं समझता हूं हमारे जो नए अलायंस पार्टनर्स हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैन ओनली गो अप एंड अप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार शोइंग रहेगी। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यानी कल पुदुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महोत्सव का उद्देश्य है भारत के युवा मन को दिशा देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए शक्ति के रूप में एकजुट करना। ये सामाजिक जुड़ाव तथा बौद्धिक और सांस्कृतिक एकता के सबसे बड़े प्रयासों में शामिल है। इसका लक्ष्य है भारत के विविधतापूर्ण संस्कृतियों के साथ लाना और उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत की एकता के सूत्र में पिरोना।
इस वर्ष कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से 12 और 13 जनवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें 4 विशेष विषयों पर पैनल चर्चा करेगा। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम महानायक पर चयनित निबंधों का अनावरण करेंगे। 1 लाख से अधिक युवाओं ने इन 2 विषयों पर निबंध लिखे थे, जिनमें से कुछ निबंधों को चुना गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 122 करोड़ रुपए के निवेश से पुदुचेरी में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली, प्रारूप और विनिर्माण ESDM सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इसे प्रौद्योगिकी केंद्र को अधिकतम प्रौद्योगिकी से लैस किया जाएगा। ये युवाओं को कुशल बनाने में योगदान करेगा तथा हर वर्ष लगभग 6,400 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने में सक्षम होगा। प्रधानमंत्री ओपन एयर थिएटर युक्त एक प्रेक्षागृह, पेरुंथ लेवर कामराजर और मणि मंडपम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से पुदुचेरी